आपका डाउटनेट पर। बच्चों, आखिरी अध्याय है 11वीं कक्षा का, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। 22वां चैप्टर है ये हमारी 11वीं कक्षा का। आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां? अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होती हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियां? ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का मीनिंग जरा देखिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां हम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे, जो भी शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां मिल रही हैं उन सब की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां इस चैप्टर में बता रखी हैं। लेकिन वो पढ़ने से पहले चैप्टर जो है उसका नाम जरा देखिए, क्या लिखा हुआ है? रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। मीनिंग क्या है? आराम से तसल्ली से सुनिएगा। देखिए, यहां इस चैप्टर से पहले आपने तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, याद करिए क्या था अगला चैप्टर? पिछला चैप्टर क्या था? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, यानी वहां पर भी एक शब्द आ रहा था समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। और एकीकरण का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब होता है कंट्रोल और इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब क्या मतलब है कोऑर्डिनेशन का, क्या मतलब है कंट्रोल का? देखिए, जैसे मैंने बोला कि मैं अपने हाथ को घुमा रहा हूं, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? हाँ सर है, बिल्कुल है। ये इस तरीके से हाथ घुमाना, क्या ये मेरे कंट्रोल में था? हाँ सर था। और ये कौन कंट्रोल कर रहा है? सर हमारा मस्तिष्क, यानी तंत्रिका तंत्र कंट्रोल कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब जरा सोचिए, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं जिनको तंत्रिका तंत्र क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल, है ना। लेकिन करता कैसे है? उन तंत्रिकाओं से निकलते क्या है? सोचो, हमने ये तो बोल दिया कि हमारे शरीर में गतिविधियां हो रही है, जैसे हाथ घुमाना, ये ऐच्छिक प्रक्रिया थी, वॉलेंट्री, है ना। हमारे शरीर में अनैच्छिक भी क्रियाएं होती है ना। अनैच्छिक जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, जैसे पाचन हमारे नियंत्रण में है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं हमारे शरीर में दो प्रकार की गतिविधियां, एक है ऐच्छिक और एक है अनैच्छिक, एक है वॉलेंट्री और एक है इनवॉलेंट्री। ये हमारे शरीर को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। मैं सो रहा हूं, उठ रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, चल रहा हूं, कुछ भी कार्य कर रहा हूं, कौन कंट्रोल कर रहा है? सर हमारा तंत्रिका तंत्र। कैसे? उन तंत्रिकाओं से जो संदेश आते हैं किस रूप में आते हैं? सर रसायनों के रूप में आते हैं। ये रसायन बनते कहां हैं? ग्रंथियों में बनते हैं। तो तंत्रिका तंत्र और वो ग्रंथियां जो क्या निकाल रही हैं? रसायन। ये दोनों तंत्र, कौन सा? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन आ गया? सर मस्तिष्क आ गया, मेरुरज्जु आ गया, तंत्रिकाएं आ गई है। ये सब कुछ किसके अंतर्गत आ गया? सर तंत्रिका तंत्र। डन, ओके। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत कौन आएगा? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो दो तंत्र हैं, एक है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिकाएं जो क्या स्रावित करेंगी? रसायन। वो रसायन कहां पर बन रहे हैं? सर हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों में। तो दो तंत्र मिलकर अगर काम करेंगे, जब कोई चीज मिलकर काम करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो जरा सोचिए, पिछला चैप्टर और ये वाला चैप्टर दोनों क्या है? मिलकर काम कर रहे हैं। क्या? तंत्रिका तंत्र भी और अंतःस्रावी तंत्र भी। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। पिछले चैप्टर में आपने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लिया है ना। अब इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑब्वियस सी बात है, वो रसायन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रोड्यूस करेंगी, उत्पन्न करेंगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे। अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या होती हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये होती क्या है? सर आइए समझते हैं। देखो मैंने बोला ये एक ग्रंथि है। पहली बात तो ग्रंथि का मतलब, ग्रंथि का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संरचना, एक ऐसा अंग जो कुछ ना कुछ स्रावित करेगा, जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रंथि। मैंने बोला एक ये ग्रंथि है और एक ये ग्रंथि है, दो ग्रंथि। मैंने बोला इस ग्रंथि का जो उत्पाद जो है वो जाएगा अपने लक्ष्य तक। ये मान लेते हैं लक्ष्य है, जहां पर इसका उत्पाद जो भी ये प्रोड्यूस करेगी उसको कहां तक पहुंचना है? अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है,
पहुंचा। किसके द्वारा? सर इसी ग्रंथि की खुद की नलिका है। ये जो ग्रंथि जो थी इसकी ये खुद की ये नलिका है। ओके सर, ये नलिका किसकी है? खुद इस ग्रंथि की। देख लो, इस ग्रंथि की खुद की नलिका, इसने जो उत्पाद बनाया उसने वो अपनी नलिका में डाला और उसकी नलिका लक्ष्य तक लेकर जा रही है। ऐसी ग्रंथियों को हम बोलते हैं बाह्य स्त्रावी। बहुत सिंपल शब्दों में, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके सर, इनका जो उत्पाद जो बनेगा, जो यहां तक अपने लक्ष्य तक जा रहा है, इनका जो उत्पाद जो होता है वो क्या होता है? इनका उत्पाद ज्यादातर होता है क्या? एंजाइम। इनका उत्पाद क्या होता है? एंजाइम होता है। ओके सर, नॉर्मल सी बात है, 10वीं कक्षा में ये चीज आ गई थी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या मैं इन ग्रंथियों को नलिकाहीन ग्रंथियां बोलूंगा कि नलिका युक्त ग्रंथियां बोलूंगा? साहब इनके पास खुद की नलिका है या नहीं है, है ना? तो इनको क्या बोलूंगा? ऐसी ग्रंथियां जिनके पास खुद की नलिका है तो क्या बोलूंगा? नलिका युक्त ग्रंथि, नलिका युक्त ग्रंथि बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। चलिए, अब इधर ये फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। मैंने बोला इस ग्रंथि है, इसका उत्पाद बन गया, रसायन जो भी केमिकल्स बने हैं वो इस ग्रंथि के उत्पाद है। अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। कहां तक पहुंचना? अपने लक्ष्य तक, जहां पर वो रसायन जाकर काम करने वाले। सब कैसे जाए? इनके पास खुद की नलिका नहीं होती है। तो ऐसी ग्रंथियां जो नलिकाहीन होती है, जिनके पास नलिका, खुद की नलिका नहीं होती है, डक्टलेस बोलेंगे, डक्टलेस। ठीक है, तो ऐसी नलिकाहीन ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं? अंतःस्त्रावी। ठीक है, और ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, इनका जो उत्पाद जो होता है वो क्या होता है? हार्मोन होता है। क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। तो इनके उत्पाद क्या होते हैं? एंजाइम। इनके उत्पाद क्या होते हैं? हार्मोन। एंजाइम क्या करते हैं? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जैवाणु चैप्टर में पढ़ चुके थे। एंजाइम का कार्य क्या होता है? किसी केमिकल रिएक्शन को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देना। सर हार्मोन क्या करते हैं? ये अपने लक्ष्य तक जाते हैं, जहां पर इनको जाना है, और वहां पर अपना काम करते हैं। क्या काम करते हैं? या तो किसी दूसरे हार्मोन को निकाल देते हैं, पहली चीज अभी बताऊंगा, या किसी संरचना को प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए, या किसी कोशिका को प्रेरित करते हैं कुछ कार्य करने के लिए। रासायनिक अभिक्रिया को तेज नहीं करते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल रिएक्शन को तेज कर रहे थे। ये किसी ना किसी संरचना को प्रेरित करते हैं कुछ काम करने के लिए। ठीक है, सो अब बात आ रही है, सर ये तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां तो समझ में आ गया, जिनके पास खुद की नलिका नहीं होती है, नलिकाहीन ग्रंथियां होती है, ये तो समझ में आ गया। इनका उत्पाद हार्मोन होता है। सर ये लक्ष्य तक कैसे जाएगा? यहां से उत्पाद लक्ष्य तक कैसे जाएगा? तो ये ग्रंथियां क्या करती हैं भाई मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। ये आ रही है कौन? रक्त नलिका। कौन आ रही है? ये रक्त नलिका, जिसमें क्या है? सर रक्त है। तो ये ग्रंथियां क्या करती हैं? अपना पदार्थ, अपने रसायन इसके अंदर डाल देती हैं। अब ये रसायन रक्त से होते हुए पहुंचेंगे और यहां से निकलकर अपने लक्ष्य तक आ जाएंगे। सो ऐसी ग्रंथियां जिनके पास खुद की नलिका नहीं होती है, जिनका उत्पाद हार्मोन होता है, उन्हें हम अंतःस्त्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। और इनका उत्पाद किस में डाल दिया जाता है? रक्त में डाल दिया जाता है, और रक्त के द्वारा ये अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं। डन? क्लियर है? ये थी सिंपल सी बात। ये होती है क्या? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। आप पढ़ सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है अपने लक्ष्य तक पहुंचाए जाते हैं। कहां तक पहुंचाए जाते हैं? ये अपने लक्ष्य तक पहुंचाए जाते हैं। क्या? हार्मोन। थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होते, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होते हैं। कौन बेटा जी? आपके हार्मोन थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होते हैं, और ये अपने लक्ष्य तक जाकर अपना काम कर देते हैं। ये होती है क्या? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। और ऐसी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो हमारे शरीर में मिल रही हैं, क्या बनाती हैं? अंतःस्त्रावी तंत्र। डन।
इतनी सी बात, मीनिंग समझ में आ गया, डंडना डंडन, आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है सर हमारे अंदर, मानव के अंदर कौन कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां मिल रही है, हमारे अंदर कौन कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां मिल रही है। तो देखिए जरा यहां पर शब्द दिखेंगे आपको दिखेगा पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर हार्मोन्स जो होते हैं यहां से निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस, जिससे पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है। पिनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, अंडाशय, अग्नाशय, अधिवृक, एड्रीनल ग्रंथि, वृषण, है ना, ये सारी क्या है। इसके अलावा और भी होती है, वृक भी होता है, ठीक है। सो कहने वाली बात है ये सारी क्या है आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, जो यहां पर बता रखी है कौन कौन सी, पीयूष, पिनियल, थायराइड, एड्रीनल, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस, वृषण, अंडाशय, ये सारे क्या है बेटा जी आपके अंतःस्त्रावी ग्रंथि। इसके अलावा जठर आंतपथ, जो आपने पाचन तंत्र में पढ़ा होगा, जहां पर क्या होते हैं हार्मोन्स निकलते हैं। यकृत, वृक, हृदय, इनसे भी क्या निकलते हैं हार्मोन्स निकलते हैं। तो मेजरली इस चैप्टर में ये वाली ग्रंथियां हमारे बता रखी हैं। अब एक एक करके हमें ये पढ़नी है। सबसे पहली ग्रंथि जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है हाइपोथैलेमस। सबसे पहली ग्रंथि जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस पढ़ने से पहले आपको याद होगा आपने तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर जब पढ़ा था, है ना, मस्तिष्क के बारे में जब आपने बात करी थी। तो आइए थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको समझानी है हाइपोथैलेमस से संबंधित, देखिएगा ध्यान से सुनना। देखिए याद करिए, मस्तिष्क जो था, हमारा ब्रेन जो होता है, उसके 3 भाग होते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कौन कौन से सर, एक है अग्र मस्तिष्क, एक है मध्य मस्तिष्क और एक है पश्चिम मस्तिष्क। पढ़ चुके हैं आप, जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अब जो अग्र मस्तिष्क जो होता है, इसके भी भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है सेरिब्रम, जिसको हम प्रे मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रे मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। हमारे मस्तिष्क का 80% पोर्शन जो होता है वो यही होता है, यानी हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है यही होता है। ये पूरा भाग, ये पूरा भाग, ये जो है, ये पूरा भाग क्या है, सेरिब्रम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, हालांकि इतनी जरूरत नहीं है। ऑल्फैक्टरी लोब होता है दूसरा भाग। तीसरा भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं डायंसीफेलॉन। तीसरा भाग जो होता है उसका नाम होता है डायंसीफेलॉन, ठीक है। अभी डायंसीफेलॉन के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले इनके पार्ट्स बता दूं। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक होता है क्रूरा सेरिब्राई और एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एक होता है क्रूरा सेरिब्राई और एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। ये जो प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं, देखने से संबंधित, सुनने से संबंधित, ठीक है, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनके लिए जिम्मेदार होता है कौन सा, हमारा मध्य मस्तिष्क। उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क, आप जानते हैं इसके भाग, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम, ठीक है। देखिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनके कई नाम होते हैं, राइनेंसीफेलॉन, रोम्बेंसीफेलॉन, प्रोजेंसीफेलॉन, मिटेंसीफेलॉन, माइलेंसीफेलॉन। मैंने जरूरत ही नहीं है बताने की, क्योंकि इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाता। हाँ पहले पूछा जाता था नीट में कि रोम्बेंसीफेलॉन क्या होता है, माइलेंसीफेलॉन क्या होता है, मिटेंसीफेलॉन क्या होता है, प्रोजेंसीफेलॉन क्या होता है, टिलेंसीफेलॉन क्या होता है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना सा ये भाग है किसके, हमारे मस्तिष्क के। अब इसमें से पर्टिकुलरली मैं बताने वाला हूं कौन सा, डायंसीफेलॉन। डायंसीफेलॉन को समझना है,
क्यों समझना है? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस जो अभी हम देखने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, उसके बारे में एक चीज बतानी है। देखिएगा, डायंसीफेलॉन एक रूम की तरह है। जिस रूम में अभी आप खड़े हैं या बैठे हैं, जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूं, ये रूम जो है इस तरीके से, ये एक रूम है, एक कमरा है, इसको मैंने बोला है डायंसीफेलॉन, जो अग्र मस्तिष्क का भाग है। ओके, अब इस रूम में जरा देखिए अपने चारों तरफ, इस रूम में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सर छत दिखाई दे रही है, हाँ। फर्श दिखाई दे रहा है, हाँ। दीवारें दिखाई दे रही है, मैंने कहा हाँ। उसी तरीके से इस रूम में ये डायंसीफेलॉन है, इसके अंदर छत है, हाँ। फर्श है, हाँ। दीवारें हैं, हाँ। तो जो छत जो होती है उसको बोला जाता है एपिथैलेमस। क्या बोला जाता है? एपिथैलेमस। जो दीवारें होती हैं उनको बोला जाता है थैलेमस, और फर्श जो होता है इसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस। तो हम क्या पढ़ने वाले थे बांगड़ू? सर हम हाइपोथैलेमस पढ़ने वाले हैं। तो जरा जोर डालिए, हाइपोथैलेमस किसका भाग है? सर हाइपोथैलेमस डायंसीफेलॉन का भाग है। कौन सा भाग है? सर फर्श है। जिस रूम में तुम बैठे हो, इमेजिन करो तुम डायंसीफेलॉन में बैठे हो, ऊपर क्या है? एपिथैलेमस, नीचे क्या? हाइपोथैलेमस, चारों तरफ क्या? थैलेमस। खत्म, इतनी सी बात है। अब तुमसे एक प्रश्न पूछूं, जरा मुझे बताइए इस डायंसीफेलॉन का 80% पोर्शन कौन बना रहा होगा? सोचिए, इस जिस रूम में आप बैठे हो, छत का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल और दीवारों का क्षेत्रफल किसका ज्यादा? एरिया किसका ज्यादा है? सोचिए। सर दीवारों का। तो 80% पोर्शन जो होता है, 80% भाग जो होता है डायंसीफेलॉन का, वो कौन बनाता है? थैलेमस बनाता है। याद रखना। इनके कार्य क्या है अभी जरूरत नहीं, आप पढ़ चुके हैं। हम बात करने वाले पर्टिकुलरली हाइपोथैलेमस। बेटा ये है हाइपोथैलेमस, ये फर्श है किसका? हमारे डायंसीफेलॉन का। याद रखना। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, इस हाइपोथैलेमस से एक ग्रंथि जुड़ी हुई है, और ये जो ग्रंथि जो है इसका नाम है मास्टर ग्रंथि, जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ओके, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये दो प्रकार के हार्मोन बनाता है। हाइपोथैलेमस जो होता है, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। ये दो प्रकार के हार्मोन बनाता है। कौन? हाइपोथैलेमस। एक वो हार्मोन जो किसी ना किसी संरचना को निकालने के लिए, किसी चीज को निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। नहीं आया समझ में? देख, मान ले मैं हाइपोथैलेमस हूं और मेरे से जुड़ी हुई है ये ग्रंथि जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, मैंने कुछ हार्मोन बनाए, एक ऐसे हार्मोन जो इस पीयूष ग्रंथि में जाएंगे और जाकर कुछ निकलवाएंगे। मैं हाइपोथैलेमस, मैंने कुछ हार्मोन बनाए, वो हार्मोन जाएंगे और जाकर कुछ निकलवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। और एक ऐसे हार्मोन जो जाएंगे और निकालने से रोकेंगे। तो दो तरीके के हार्मोन बना रहा हाइपोथैलेमस, जो स्त्रावण में सहायता कर रहे हैं और निकलने से रोक रहे, स्त्रावण को रोक रहे हैं और स्त्रावण करवा रहे हैं। तो दो तरीके के हार्मोन निकालते हैं। कौन? आपका हाइपोथैलेमस। देखिए यहां पर लिखा हुआ, देखिए मोचक हार्मोन, कहीं वर्ड लिखा हुआ है। कौन सा? मोचक। मोचक का मतलब ही क्या होता है? जो निकलवाएगा, जो मोचित करवाएगा, निकलवाएगा। देखिए क्या लिखा, जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्त्रावण को प्रेरित करेगा। ये लो जी, आया समझ में? पीयूष ग्रंथि से निकलवाएगा हार्मोन। सर कौन सा? अभी बता रहा हूं, वेट। दूसरा, और दूसरा जो है वो है निरोधी हार्मोन। अब नाम में क्या रहा है? निरोधी, यानी कहीं ना कहीं रोकेगा, रोध करेगा, रोकेगा। तो क्या करेंगे? जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्त्रावण को रोकेंगे। खत्म, खल्लास। सर इनके नाम बताइए, उदाहरण बताइए, है ना? तो देखिए, मोचक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, मोचक हार्मोन, जिसका नाम आप डेफिनेटली जानते हैं, GnRH। GnRH याद आया? अजी याद आया? याद आया? याद करिए, मानव जनन में पढ़ा था। GnRH कहां से निकलता है? सर इसी हाइपोथैलेमस से निकलता है, और पीयूष ग्रंथि का जो अग्र भाग होता है वहां से LH और FSH निकलवाता है। याद कर, पढ़ा है ना? तो GnRH गोनेडोट्रोफिन मुक्तकारी हार्मोन जो होता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, ये पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कौन से होते हैं? LH और FSH। अब आप बोलेंगे सर ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का मतलब? भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनको हम क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोफिन। सर ये गोनेडो वर्ड कहां से है? तो याद रखना, जो लैंगिक अंग होते हैं ना,
वृषण और अंडाशय, इनको हम गोनेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? गोनेड्स। तो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का मतलब वो हार्मोन जो गोनेड्स से निकलेंगे, गोनेड्स पर जाकर काम करेंगे। निकलेंगे कहां से? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, डन, क्लियर है? फिर से देख, ये हाइपोथैलेमस और ये पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि के अंदर कई सारे हार्मोन होते हैं जिसमें से LH और FSH होता है। यहां पर से GnRH निकला, GnRH आया, GnRH ने इन दोनों का स्त्रावण करवा दिया। अब आप जरा सोचिए, GnRH किसका हार्मोन है? सर हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, मोचक हार्मोन है। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब इधर देखिएगा, यहां पर एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है GH, ग्रोथ हार्मोन। वैसे तो कई सारे होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ग्रोथ हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, कई सारे होते हैं। अभी सिर्फ इतना सा मैंने लिखा है यहां पर, ये दो निकलवाने के लिए GnRH। ये कौन था? ग्रोथ हार्मोन था। कौन था ये? ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए यहां से एक हार्मोन आ रहा है जिसका नाम है सोमेटोट्रोफिन। क्या नाम है? सोमेटोट्रोफिन। देखिएगा कहीं ना सॉरी, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोट्रोफिन नहीं, सोमेटोस्टेटिन। देखिए GH जो होता है, GH जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रोफिन। याद रखना, आपके शरीर में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो करवाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है। आपने देखा होगा बचपन में कई बच्चे क्या करते हैं, जब हाइट कम हो जाती है तो अखबार में देखते हैं कैप्सूल आते हैं हाइट बढ़ाने के लिए। देखा होगा आपने, डेफिनेटली अखबार में आता है इतनी इंच हाइट बढ़ाओ, ये करो वो करो, मोटापा लेकर आओ, पतले पतले जो दुबले पतले होते हैं वजन बढ़ाओ। वो क्या करवा रहे हैं? वो कैप्सूल्स के अंदर क्या है? ग्रोथ हार्मोन है। क्या करवाते हैं? ग्रोथ कराते हैं। लेना मत, कभी भी लेना मत। ये आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन होते हैं, कहीं ना कहीं शरीर को खराब कर देते हैं। कई बार मैंने पर्टिकुलरली अपनी आंखों से देखा है, कई बच्चों ने लिए हुए हैं जिनका एक हाथ लंबा हो गया, एक कान लंबा हो गया, मतलब शरीर में डिफॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। सो ग्रोथ हार्मोन नेचुरल जितना निकलना है निकलने दीजिए। ठीक है, सो ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कराएगा, यहां से निकलता है। अब क्या होता है ना, यहां से एक हार्मोन था, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन था जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। कौन? सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन को निकलने से रोकेगा। तो जरा सोचिए, क्या सोमेटोस्टेटिन एक मोचक हार्मोन के निरोधी हार्मोन? तो सीधी सी बात है, सोमेटोस्टेटिन जो होता है वो वृद्धि हार्मोन के स्त्रावण को रोकता है। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? यहां पर एक वर्ड याद रखना है आपने, कहीं ना कहीं न्यूक्लियाई। अगर यहां पर कहीं दे रखा है न्यूक्लियाई, 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 हाँ जी, हाँ, न्यूक्ली दे रखा है, न्यूक्ली। सर ये न्यूक्ली क्या है? ये न्यूक्ली क्या है? ये न्यूक्ली देखिए, पहले तो यहां से यहां तक पढ़ लीजिए। मैंने आपको बता दिया हाइपोथैलेमस डायंसिफेलॉन का भाग होता है। हाँ सर होता है। शरीर में कई सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। हाँ करता है। हार्मोन उत्पन्न करता है। हाँ करता है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में, इधर देख, ये हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं, यहां पर बन रहे हैं, है ना। जैसे सोमेटोस्टेटिन यहां बना, GnRH यहां बना। ठीक है, अब जब ये यहां बन रहे हैं तो किस संरचना में बन रहे हैं? जिस संरचना में बनते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्ली। तो न्यूक्ली बेटा वो संरचना है हाइपोथैलेमस की। न्यूक्ली वो संरचना है किसकी? हाइपोथैलेमस की, जिसमें हार्मोन बन रहे हैं। ये देख, ये लिखा हुआ है। क्या? तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं। यही क्या करती हैं? हार्मोन का उत्पादन करती हैं। अब ये हार्मोन जो होते हैं ये पीयूष ग्रंथि में जाते हैं और दो तरीके से कार्य करते हैं, या तो मोचक की तरह या निरोधी की तरह। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। बस इतना ही है, किसमें? आपके हाइपोथैलेमस में। खत्म। बस इतनी सी चीज याद रखनी, किसमें आपको बेटा? हाइपोथैलेमस में। न्यूक्ली याद रखना, ये वो तंत्रिका कोशिकाएं हैं। याद रखना, न्यूक्ली कौन है? ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो क्या बना रही हैं? हार्मोन बना रही हैं। कौन से? या तो निरोधी या मोचक। जैसे मोचक का GnRH, जो LHFSH कौन है? ये गोनेडोट्रोफिन होते हैं जो गोनेड्स पर जाकर काम करते हैं, उनको निकलवाता है। मानव जनन में आपने पढ़ा था। और सोमेटोस्टेटिन ये निरोधी है जो वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोफिन को निकलने से रोकता है। अब बारी आ रही है किसकी? इसी की, मास्टर ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीयूष
ग्रंथि। ये देखिए ये है थैलेमस, ये वाला भाग क्या है, थैलेमस है, और नीचे फर्श जो है वो कौन है, हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस से नीचे लटकती हुई कौन है बेटा जी, ये पीयूष ग्रंथि। ये नीचे लटकती हुई कौन, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये हाइपोथैलेमस और नीचे इससे लटकती हुई कौन है बेटा, ये पीयूष ग्रंथि। अब इधर देखिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा मेरी बात को बेटा। ये पीयूष ग्रंथि एक इस तरीके से एक हड्डी होती है, हड्डी बोन होती है, अस्थि होती है, उस अस्थि के अंदर लोकेटेड होती है। क्या बोला मैंने, ये है एक अस्थि। कौन है ये, एक अस्थि है, एक बोन है, जिसके अंदर होती है, फिक्स्ड होती है। कौन बेटा, ये आपकी पीयूष ग्रंथि। इस हड्डी को, इस अस्थि में संरचना को बोला जाता है सेला टर्सिका। क्या बोला जाता है, सेला, शायद लिखा होगा ये, हाँ सेला टर्सिका, वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है, सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका क्या थी मेरे दोस्त, सेला टर्सिका वो हड्डी है जिसके अंदर फिक्स्ड होती है, धसी होती है, कौन, आपकी पीयूष ग्रंथि। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है। क्या मीनिंग है, अस्थिल गुहा का मतलब, अस्थिल का मतलब अस्थि, अस्थि ने क्या बनाई है, खाली जगह, खाली जगह को क्या बोलेंगे, गुहा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक अस्थि की गुहा में है। एनसीईआरटी ने डायरेक्टली बोल दिया क्या, पीयूष ग्रंथि सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में होती है। अब ये समझ में नहीं आता, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेला टर्सिका कौन है, एक अस्थि है, हमारे करोटी जो होती है, हमारी करोटी जो होती है उसका एक भाग होता है, क्रेनियम जो होता है उसका भाग होता है ना। हमारी कपाल जो होती है ना, कपाल की जो हड्डियां होती है उसमें से एक हड्डी होती है सेला टर्सिका, उसके अंदर फंसी होती है। ठीक है, अब आगे जो चीजें लिखी हुई हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा, देखिए हमने बोला ये है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है, और इस हाइपोथैलेमस से कौन जुड़ी हुई है, हमारी पीयूष ग्रंथि। ओके सर, अब इस पीयूष ग्रंथि इस हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है एक डंठल के द्वारा। ये डंडी सी दिख रही है, हाँ सर डंडी दिख रही है। इस डंडी का नाम हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको नाम बता रहा हूं, इसको बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इनफंडिब्यूलम। और पता है ये इनफंडिब्यूलम एक और जगह शब्द आता है, मादा जनन तंत्र में जो फैलोपियन नलिका होती है ना, फैलोपियन नलिका, उसका संकरा पथ जो होता है, संकीर्ण पथ, याद करिए संकीर्ण पथ था जो गर्भाशय से जाकर जुड़ा था, उसको भी हम इनफंडिब्यूलम बोलते हैं। तो याद रखना ये क्या कहला रहा है, इनफंडिब्यूलम। ये डंठल संरचना जो है डंडी की जैसी, जो पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस से जोड़ती है, उसका नाम है इनफंडिब्यूलम। ओके सर, अब ये है पीयूष ग्रंथि जिसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं, 3 भाग हैं इसके। कौन कौन से 3 भाग हैं, दिस इज कॉल्ड अग्र मस्तिष्क। ये वाला जो है, सॉरी अग्र कह रहा हूं, अग्र मस्तिष्क नहीं, अग्र पीयूष, इसको हम क्या बोलते हैं, अग्र पीयूष। ठीक है, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं पश्च पीयूष, और ये जो है जो बहुत ही छोटा सा है, बारीक सा है, इनके बीच में मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं मध्य पीयूष। ठीक है, तो कुल मिलाकर बेटा जी आपके, कुल मिलाकर पीयूष ग्रंथि जो है उसके 3 भाग हैं, अग्र पीयूष, मध्य पीयूष और पश्च पीयूष। ठीक है, अब इनका वैज्ञानिक नाम जरा ध्यान से सुनना, इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते हैं, अच्छा देखकर बताइए इनमें से कौन सी पीयूष ग्रंथि डायरेक्टली नर्वस सिस्टम से संपर्क में है। सोचिए, ये हाइपोथैलेमस है, हाँ सर, और हाइपोथैलेमस किसका भाग है सर, मस्तिष्क का। मस्तिष्क किसका भाग है, तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का। सो पश्च पीयूष डायरेक्टली कांटेक्ट में, देखो ये वाली सीधा इसके कांटेक्ट में, ये वाली छोड़ना है ना। तो ये वाली जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पश्च पीयूष को हम क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा। याद रखना क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा, नर्वोसा नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जरा देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है,
मीनिंग समझना, हमेशा मीनिंग पर फोकस करना। रटा रटाया ज्ञान मैं तो ना ही बिलीव करता हूं रटे रटाया ज्ञान पर, सिर्फ मीनिंग फील करना, उस पर फोकस करेगा। पार्स नर्वोसा, नर्वोसा वर्ड किससे है? नर्वस सिस्टम से। ये वाला भाग डायरेक्टली नर्वस सिस्टम के संपर्क में है। अब देखिए अंग्रेजी का एक वर्ड होता है डिस्टल, डिस्टल का मतलब होता है दूर। अब आप मुझे बताएं हाइपोथैलेमस के पास कौन था? ये था ना, ये थोड़ी ना था, ये दूर है ना, किससे? हाइपोथैलेमस से दूर है। पास कौन है? ये है, ये क्या है? दूर है, तो इसको हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। क्या बोलते हैं? पार्स डिस्टेलिस। डिस्टेलिस वर्ड किसका है? डिस्टल, डिस्टल का मतलब होता है दूर, तो हाइपोथैलेमस से दूर पार्स डिस्टेलिस। हाइपोथैलेमस के संपर्क में यानी नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है पार्स नर्वोसा। अब अंग्रेजी का एक वर्ड है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब दो चीजों के बीच में मिलने वाला। अब जरा सोचिए, मध्य इन दोनों के बीच में मिल रही है तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पार्स इंटरमीडिया। क्या बोलते हैं इसको? पार्स इंटरमीडिया। ओके सर, ये तो हो गया हमारा कुल मिलाकर नामकरण। अब इधर देखिएगा, पर्टिकुलरली इन दोनों को इधर देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों को किन दोनों को? अग्र और मध्य पीयूष को, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया को मिलाकर, किसको मिलाकर? इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोला जाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। तो व्हाट इज एडिनो हाइपोफाइसिस? अग्र पीयूष और मध्य पीयूष मिलकर क्या कहलाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब बचा क्या सर? ये बच गया कौन? पीयूष कौन सी? पश्चय, और उसकी डंडी कौन? इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम और पश्चय पीयूष, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस किससे बना हुआ है? इस डंडी से, इनफंडिब्यूलम और पश्चय पीयूष से। एडिनो हाइपोफाइसिस किससे बना हुआ है? अग्र और मध्य से। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि पीयूष ग्रंथि दो भागों से बनी हुई है? सोचो, पीयूष ग्रंथि जो है दो भागों से बनी हुई है। कौन कौन सा? एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में ये दोनों भाग, न्यूरो हाइपोफाइसिस में ये वाला और ये वाला भाग। खत्म, इतनी सी बात। बोलिए, क्लियर? डंडना डंडन समझ में आ गया? चलें आगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें मिलने वाले हार्मोन्स की। सर यहां पर हार्मोन्स कौन से मिल रहे हैं? तो 6 हार्मोन आपने यहां पर याद रखने हैं। जीएच, एलएच, एफएसएच, टीएसएच, एसीटीएच और पीआरएल। ये 6 हार्मोन आपने याद रखने हैं यहां पर। किसमें? अग्र में। ठीक है, पश्चिम में आपको 2 याद रखने हैं। एक है एडीएच, जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, और एक है ऑक्सीटोसिन। ठीक है सर, ये 2 हैं, 2 हो गए हैं ये। 1 2 3 4 5 6, 6 अग्र में, 2 पश्चिम में, और मध्य में सर एक होता है, यहां पर लिख दूं, यहां पर MSH। तो MSH महेंद्र सिंह होनी नहीं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, जो कहां पर होता है? मध्य में। अभी सबके नाम देखेंगे। ठीक है, सो कुल मिलाकर कितने हार्मोन होंगे? 6 7 2 9 हार्मोन हो गए। हाँ सर, इतने सारे हार्मोन निकल रहे मेरे भाई, 9 हार्मोन। ये तो अभी आप 11वीं कक्षा में देखते हैं, नीट के रेस्पेक्ट में इतने हैं। जब आगे जाकर बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे, तो और भी कई सारे हार्मोन देखने को, सुनने को मिलेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना हमारे कोर्स में इतने दे रखे मेरे दोस्त। ठीक है, चलें आगे। अब इधर देखिएगा, देखिए 6 हार्मोन यही बनते हैं, ध्यान से सुनना, ये 6 हार्मोन यही बनते हैं, यही निर्माण होता है और यहीं से निकलते हैं। पहली चीज, ये वाला हार्मोन यही बनता है और स्त्रावित होता है। लेकिन ये दोनों, ये बनते यहां पर हैं, ये
बनते यहां पर हैं। कहां पर बनते हैं मेरे भाई? यहां पर बनते हैं, ये यहां पर हाइपोथैलेमस में। और स्टोर कहां पर हो जाते हैं? यहां आकर। कहां पर संचित हो जाते हैं? यहां आकर। कहां पर बन रहे थे सर? यहां पर बन रहे थे। कहां पर बन रहे हैं दोस्त? यहां पर बन रहे हैं। कहां पर? हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं ये दोनों हार्मोन, और यहां आकर स्टोर हो रहे हैं और फिर यहां से निकल रहे हैं। यानी पश्चे पीयूष कोई हार्मोन नहीं बनाती, पश्चे पीयूष कोई हार्मोन नहीं बनाती, बल्कि निकालती है। वो जो दो हार्मोन जो वो निकाल रही है, वो बनते कहां है? हाइपोथैलेमस में। डन? क्लियर? चलिए सर, ये सारे हार्मोन हमें समझ में आ गए हैं। अब इनके फंक्शन बता दीजिए, ये कौन कौन से हार्मोन है। आइए इन सब के फंक्शन हम देखने वाले हैं। देखिए बाकी वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है। प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन के नाम दे रखे हैं। कहां कहां पर है ये सारा यहां पर बता रखा है दोस्त। ये देखिए यहां पर पश्चे पीयूष ग्रंथि में, यहां से ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, एडीएच या वेसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन को यहां पर बनाती है, यहां निकाल देती है। बाकी सारे जो है अग्र पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं। ठीक है, चलें अब इंपॉर्टेंट है इनके काम। जो ये 6 हार्मोन है इनके काम है। सबसे पहला जीएच, ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहला कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। भाई क्या कराएगा? सीधी सी बात है, वृद्धि कराएगा। हमारे शरीर की अगर वृद्धि करानी है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है सर, वृद्धि कराएगा। डन? कोई तकलीफ नहीं थी? ठीक है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न ये पूछा जाएगा, अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकले या ज्यादा निकल जाए तो क्या होगा? अगर इसका अल्प स्त्रावण हो, अल्प स्त्रावण हो पहली कंडीशन, या अति स्त्रावण हो दूसरी कंडीशन। बहुत ज्यादा निकले तो क्या है? बहुत कम निकले तो क्या है? सामान्य निकल रहा है तो हम जैसे लोग सामान्य निकल रहा था, है ना। अल्प अगर निकलेगा तो जरा सोचिए, बौनापन आएगा या नहीं आएगा? आपने देखे होंगे बौने लोग, देखे ड्वार्फ, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फ बोलते हैं अंग्रेजी में, बौने होते हैं। तो वो बौनापन किस लिए आता है? क्योंकि जीएच नहीं निकलता है, बहुत कम मात्रा में निकलता है। वही आपने खली जैसे लोग भी देखे, खली जैसे दानव जिनको हम बोलते हैं, हाँ दैत्य बोलते हैं, दानव बोलते हैं, जी हाँ बोलते हैं, जाइंट्स बोलते हैं अंग्रेजी में, जी हाँ। तो वो कब होते हैं? जब जीएच बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो दोस्त पढ़, यहां पर देख क्या लिखा हुआ है, वृद्धि हार्मोन अति स्रावित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगेंटिज्म। क्या बोलते हैं? जाइगेंटिज्म बोलते हैं। याद रखना, जाइगेंटिज्म हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में जाइंटिज्म। और जाइंटिज्म का मतलब क्या होता है? गाइगेंटिज्म भी बोल देते हैं, जाइंट्स का बनना। जाइंट्स मतलब दैत्य, दानव जैसा शरीर जो होता है उनका बनना। ठीक है, सिंपल, खत्म खत्म। पहला हार्मोन था आपका ग्रोथ हार्मोन, खत्म, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। चलें आगे, नेक्स्ट एलएच एंड एफएसएच, दोनों में एक साथ ही बता रहा हूं क्योंकि आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एलएच एफएसएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पुटिका प्रेरक हार्मोन। साहब इनको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन। क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोफिन, क्योंकि ये गोनिड्स पर जाकर काम करते हैं। याद कर, मानव जनन जब पढ़ा था, ये एलएच मेरे अंदर, नर के अंदर क्या कर रहा था? वृषण में जाकर लेडिग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन निकाल रहा था। हाँ सर, याद कर, नर में एलएच क्या कर रहा था? टेस्टोस्टेरोन स्रावित करवा रहा था। हाँ सर, करवा रहा था कि नहीं करवा रहा था? बिल्कुल करवा था, लेडिग कोशिकाओं से। याद कर, अंतराली कोशिका जिनको हमने बोला था। वहीं एफएसएच, याद करो, एफएसएच ने क्या किया था? याद कर, दिमाग लगा। सर एफएसएच नर में निकला था? हाँ निकला था। सर्टोली कोशिका को प्रेरित किया था, क्या करने के लिए? पोषण देने के लिए। याद रखना, ये सर्टोली कोशिका जो होती है को प्रेरित करता है पोषण प्रदान करने के लिए। पोषण प्रदान करने के लिए सर्टोली कोशिका को प्रेरित करता है कौन? एफएसएच। जाओ, सर्टोली कोशिका पर जाता है, उनको प्रेरित करता है, जाओ जी पोषण दो शुक्राणुओं को। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया नर में। मादा में क्या था?
याद करो, मादा में LH ने क्या कार्य किया था? सर इस LH ने ग्रेफिन पुट्टिका को तोड़ा था, यानी अंडोत्सर्ग कराया था, अंडोत्सर्ग कराया था, है ना। और अंडोत्सर्ग कराने के बाद जो ग्रेफिन पुट्टिका टूट गई थी, जो किसमें बदली थी? कॉर्पस ल्यूटियम में, यानी कॉर्पस ल्यूटियम, याद आ रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम, उसका निर्माण कराया था, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कराया था। और उस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन भी स्रावित करवाया था। इसी कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन स्रावित करवाया था। किसने? इस LH ने। FSH जगह नहीं है यहां पर, इधर लिख देता हूं। इस FSH ने क्या कराया था? पुट्टिकाओं का निर्माण कराया था, पुट्टिका निर्माण कराया था, ग्रेफिन पुट्टिका का निर्माण किया था। और उन्हीं ग्रेफिन पुट्टिका से एस्ट्रोजन स्रावित कराया था, एस्ट्रोजन स्रावित करवाया था। समझ में आ गया? ये हो गया आपका LH FSH इन मादा, LH FSH किसमें? नर में। खत्म, 3 हार्मोन हो गए, GH LH FSH। आइए अब और कौन से हमारे, इसके अलावा बाकी जो है यहां पर सारे लिखे हुए, मैं सारे बता रहा हूं आपको। तीसरा जो है वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है सर, हिंदी में थायराइड को थायराइड ही बोलेंगे, स्टिमुलेटिंग को बोलते हैं प्रेरक, थायराइड प्रेरक हार्मोन। सर ये क्या करता है? भाई साहब हमारे यहां पर थायराइड ग्रंथि होती है, हाँ होती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो एक हार्मोन बनवाती है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन बनवाने में और उसके स्त्रावण में कौन सहायता करता है? ये, यानी ये हार्मोन मेरे पीयूष ग्रंथि से निकलकर आएगा किसमें? थायराइड ग्रंथि में आया। और थायराइड ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि जो है, उस थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका निर्माण और उसका स्त्रावण करवाने में सहायता करेगा। यानी सोचो, मैं हूं पीयूष ग्रंथि और ये है कौन सी? थायराइड। मैंने क्या निकाला? TSH। TSH गया इसके पास, किसके पास? थायराइड। थायराइड ग्रंथि के पास जाकर इसको बोला क्या? थायरोक्सिन हार्मोन बना और उसको निकाल। ये काम है किसका? TSH का। नेक्स्ट ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। कौन सा? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन लिखा हुआ है। ठीक है, तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है, ये क्या करता है? देखिएगा, हमारी किडनी जो होती है ना, किडनी, उस किडनी के ऊपर एक ग्रंथि मिलती है जिसका नाम होता है अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, ये हम बाद में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एड्रीनल ग्रंथि जो होती है उसके 2 भाग होते हैं। बाहर वाला होता है वलकुट और अंदर वाला होता है मध्यांश। वलकुट के भी 3 भाग होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, है ना, भाग होते हैं। तो इस वलकुट में जो जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है, अब ये बाद में आएगा, अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, ये एड्रीनल ग्रंथि के पास जाता है, इस ग्रंथि के पास जाता है और इस ग्रंथि से यहां से एक हार्मोन निकलवाता है जिसका नाम होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब बोले सर समझ नहीं आया, ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक एड्रीनल ग्रंथि नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना मेरे दोस्त, क्या ये ACTH जो है ये जाएगा और एड्रीनल वलकुट पर काम करेगा। कौन सा? ये ACTH जो जाएगा ये हमारी एड्रीनल ग्रंथि का जो ये वलकुट भाग है, ये वाला, इस पर काम करेगा और यहां से हार्मोन निकलवाएगा जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
ये हार्मोन निकलवाएगा। अब सर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, ये हम उस ग्रंथि में पढ़ेंगे। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोन होता है, कई सारे होते हैं। अभी सिर्फ इतना सा, ये जाएगा एड्रीनल ग्रंथि के वलकुट पर काम करेगा और हार्मोन निकलवाएगा, कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। डन। कितने हो गए हैं, 5। आखिरी सर 5 हो गए, आखिरी कैसे? अरे मेरे दोस्त यहां पर ये वाला जो था हमने एक साथ ले लिए ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है वैसे तो ये, लेकिन नंबर तीसरा आ गया, ये 5वां हो गया, और अब छठा होएगा। नंबरिंग के हिसाब से ये 5वां हमने ले लिया, क्योंकि वहां पे 2 हमने एक साथ देख लिए थे। ठीक है, पीआरएल, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन सर हिंदी में प्रोलैक्टिन क्या काम करता है, ये मादाओं के अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास करता है। स्तन ग्रंथि जो होती है उन स्तन ग्रंथि का विकास करवाता है। हालांकि ये कार्य प्रोजेस्टेरोन का भी होता है, याद रखना, ये कार्य जो है प्रोजेस्टेरोन भी करता है, ये भी करता है। ठीक है, तो स्तन ग्रंथि का विकास करवाता है, और साथ साथ मेजर काम जो है इसका वो है कि जब प्रसव होता है उस टाइम माता दुग्ध देती है अपने बच्चे को, दुग्धपान कराती है, तो स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण कराता है, दुग्ध निर्माण करवाता है। कौन, प्रोलैक्टिन। स्त्रावित नहीं कराता, निर्माण कराता है। सो ये थे बेटा टोटल आपके 6 हार्मोन जो यहां पर लिखे हुए सारे के सारे, जो मैं आपको बता चुका हूं। ये थी हमारी कौन सी, पीयूष ग्रंथि, उसके ये थे हमारे 6 हार्मोन, जो कहां से निकले थे भाई साहब, ये निकले थे हमारे अग्र पीयूष ग्रंथि से। अब बचे हैं सर ये 3, मध्य पीयूष और पश्च पीयूष, ये भी पढ़ने हैं, आइए पढ़ते हैं। आइए, अब है मध्य पीयूष। मध्य पीयूष से जो निकलते हैं वो केवल एक ही था, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर ये क्या करता है, सर हिंदी में मेलेनोसाइट को मेलेनोसाइट ही बोलेंगे, मेलेनोसाइट उत्प्रेरक या प्रेरक हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, देखिए हमारी त्वचा की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम मेलेनोसाइट बोलते हैं। क्या, त्वचा कोशिका, वो त्वचा की कोशिका जिनको हम मेलेनोसाइट बोलते हैं, वो मेलेनोसाइट जिनमें मेलानिन वर्णक मिलता है। ठीक है, और यही मेलानिन वर्णक त्वचा का रंग निर्धारित करता है। बहुत सारा मेलानिन काला कलूटा हो जाता है, बहुत कम मेलानिन गोरा हो जाता है व्यक्ति, है ना। सो कुल मिलाकर मेलानिन एक वर्णक है जो मेलेनोसाइट, कौन होती है, त्वचा की कोशिकाएं होती हैं। इस मेलानिन वर्णक के निर्माण को निर्धारित करता है कौन, MSH। MSH अगर ज्यादा निकल रहा है, मेलानिन ज्यादा बनेगा, आदमी थोड़ा सा काला हो जाएगा। ये कम बनेगा, ये कम निकलेगा, तो ये कम बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है आदमी थोड़ा सा गोरा हो जाता है। ठीक है, सो कुल मिलाकर MSH का ये कार्य होता है। नेक्स्ट, तीसरी जो ग्रंथि जो है, जिसका नाम, तीसरा भाग जो है पीयूष ग्रंथि का, वो कौन है बेटा जी, हमारी ये देखिए मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मेलेनिन युक्त कोशिकाएं जो होती है उन पर काम करता है और त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है, यानी त्वचा जो है उसका कलर डिसाइड करवाता है। ठीक है, अब है कौन सी बेटा, हमारी यहां पर आखिरी जो है वो है ये पश्च पीयूष ग्रंथि, जिसमें मैंने आपको बता दिया है 2 हार्मोन निकल रहे हैं, ADH वेसोप्रेसिन, दूसरा नाम है इसका वेसोप्रेसिन, और ऑक्सीटोसिन। देखिए मेरे दोस्त, ADH वेसोप्रेसिन इसका कार्य हम देख चुके हैं, कहां पर, उत्सर्जन तंत्र में। साहब ADH ने क्या किया था, याद करिएगा सर, इस ADH ने जाकर हमारी जो वक्राणु थी उसकी दूरस्थ संवलित नलिका से जल का अवशोषण कर लिया था, याद कर। वेसोप्रेसिन इसी का दूसरा नाम था, जो एक और कार्य कर रहा था, क्या, ब्लड वेसल्स को, रक्त नलिकाओं को संकुचित किया था, जिससे रक्तदाब बढ़ गया था। ये लीजिए, इसका काम हो गया। ऑक्सीटोसिन, सर इसने क्या किया था बेटा, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्तन ग्रंथियों में जब दुग्ध का निर्माण हो जाता है तो उस दुग्ध के स्त्रावण में सहायता करता है, कौन, ऑक्सीटोसिन।
याद रखना, ऑक्सीटोसिन दुग्ध के स्त्रावण में सहायता करता है, भूल ना जाइएगा, याद रखिएगा। ये देख यहां पर लिखा हुआ है, देख ऑक्सीटोसिन जो होता है, अच्छा ऑक्सीटोसिन के दो काम है, एक तो दुग्ध के स्त्रावण में काम करता है, दूसरा प्रसव में सहायता करता है। प्रसव के लिए क्या करना है, सोचिए, गर्भाशय, मानव जनन में आपने पढ़ा था, प्रसव कराने के लिए गर्भाशय की जो मध्य गर्भाशय भित्ति होती है, मायोमेट्रियम होती है, उसके अंदर संकुचन कराना पड़ता है ना, जिससे बच्चा बाहर आता है, पढ़ा है ना। सो ये जो है मायोमेट्रियम, मध्य गर्भाशय भित्ति जो मांसपेशियों से बनी होती है, उसको प्रेरित करता है संकुचन शीतलन के लिए, प्रसव के लिए प्रेरित करता है, जिससे कहीं ना कहीं गर्भाशय पेशियां जो होती हैं वो बच्चे को संकुचन होता है, जिससे बच्चा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव करवाता है। ठीक है, तो क्या मैं ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन बोलूंगा? याद रखना, भूल ना जाइएगा, ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि बर्थ कराने में सहायता करता है। और दूसरा, दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्त्रावण को प्रेरित करता है। याद रखना, जो दुग्ध का स्त्रावण करवाना है उसके लिए प्रेरित कौन करता है? आपका ऑक्सीटोसिन। बाकी एडीएच जो होता है, ये वेसोप्रेसिन एडीएच मैंने आपको बता दिया। एडीएच जो होता है बेटा जी, ये कहीं ना कहीं एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, कहीं ना कहीं जल का जो ह्रास हो रहा था उसके लिए जल का पुनर्अवशोषण करता है। और वेसोप्रेसिन जो होता है कहीं ना कहीं नलिकाओं को संकुचित करता है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है। ये खत्म हुआ है हमारा पीयूष ग्रंथि, इसी के साथ खत्म हुई है बेटा हमारी पीयूष ग्रंथि। अब आगे बढ़ते हैं, ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि ढेर सारे कार्य थे। अब इसके बाद आती है पिनियल ग्रंथि, बहुत छोटी सी है, ये होती है पिनियल ग्रंथि बेटा जी। यहां पर देखिए, यहां पर होती है पीयूष ग्रंथि, ये है पीयूष ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है, और उसके पीछे की तरफ होती है ये पिनियल ग्रंथि। ठीक है, सो पिनियल ग्रंथि जो होती है ये भी अग्र मस्तिष्क का जो पीछे वाला भाग है, ये हमारा पूरा अग्र मस्तिष्क है, ये पूरा अग्र मस्तिष्क है। इस पूरे अग्र मस्तिष्क के पीछे की तरफ मिलती है कौन? देख, ये पूरा अग्र मस्तिष्क है, ये वाला, इस पूरे अग्र मस्तिष्क, यूं मान के चले तो ये पूरा अग्र मस्तिष्क है। इस अग्र मस्तिष्क के पीछे वाला भाग जो होता है, इस पर मिल रही है कौन बेटा? पिनियल ग्रंथि। सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एक हार्मोन स्रावित कर रही है जिसका नाम है मेलाटोनिन। कौन सा? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। सर ये मेलाटोनिन हमारे अंदर क्या कार्य करता है? इसके भी कई सारे कार्य, जैसे आप दिन में उठते हो, सुबह उठते हो और रात को सोते हो, ये आपकी दैनिक क्रिया है, दैनिक दिनचर्या है। हाँ सर, रात को सोना, सुबह उठना, इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, जैविक घड़ी भी बोलते हैं ना। सो ये जो दैनिक लय जो होता है 24 घंटे का, ये मेंटेन करता है, इसका नियंत्रण करता है कौन? मेलाटोनिन। याद रखना, हमारी जो जैविक घड़ी जो होती है, सुबह उठना, रात को सोना, ये करवाने में कौन सहायता करता है? मेलाटोनिन। अब जरा सोचिए, मेलाटोनिन अगर नहीं निकलेगा तो सोने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो याद रखना, भूल ना जाइएगा, इंसोम्निया बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। रात्रि निद्रा नहीं आ पाती है किसमें? अगर मेलाटोनिन नहीं निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या? देखिए, सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, डन। उसके अलावा शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। याद रखना, हाइपोथैलेमस भी करता है, हाइपोथैलेमस भी हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब यहां लिखा हुआ है तो यहां के हिसाब से याद रखना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है कौन बेटा जी? ये मेलाटोनिन। लेकिन मेजर कौन करता है? याद रखना, हाइपोथैलेमस करता है, भूल ना जाइएगा। हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत नेक्स्ट। अब इसके बाद अगली जो ग्रंथि आ रही है वो आ रही है थायराइड ग्रंथि। याद रखना, हालांकि हमारी एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। याद रखना, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो है वो हमारे अंदर कौन सी है? थायराइड। ये ठीक है, चलें आगे। ओके सर, जरा देख लीजिए आराम से, यहां पर मिल रही है, यहां पर। ठीक है, अब ये जो थायराइड ग्रंथि जो होती है, ध्यान से देखिएगा, ये थायराइड ग्रंथि जो होती है ये कहां पर होती है? जो हमारी श्वास नली होती है ना, श्वास नली, ये श्वास नली है, ये देख, ये श्वास नली जा रही है, इस श्वास नली के दोनों तरफ होती है।
एक इधर वाला भाग और एक इधर वाला भाग, दो पालियां होती है किसकी, थायराइड की, एक ये वाली है एक ये वाली है। और इन दोनों पालियों को इधर देखना, गौर देना, गौर से देखना जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो ये वाला भाग है, एक ये वाला लोब है, एक ये पाली है, एक ये पाली है किसकी, थायराइड की। और इन दोनों पालियों को जोड़ने का काम, इन दोनों पालियों को जोड़ने का काम ये संरचना करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ सर, ये संरचना। अब ये डायग्राम इधर देख आराम से, ये एक पाली, ये एक पाली, और इन दोनों पालियों को जोड़ने का काम ये संरचना कर रही है। फिर से देख, यहां पर देख, ये देखो आराम से देखो, ये देखो आगे से और पीछे से। आगे से जब हम देखते हैं, जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो ये वाला, ये पाली और आगे से ये ऐसे। पीछे से जब हम देखते हैं, जैसे मेरे पीछे से देखोगे तो आपको पीछे से दो पालियां दिखेंगी, यानी ये दो पालियां आगे से जुड़ी हुई हैं, पीछे से नहीं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए सर समझ में आ गया, क्लियर। दंडना दंडन, कितनी है पालियां सर यहाँ पर, टोटल कितनी पालियां सर, दो पालियां हैं आपस में जुड़ी हुई है। डन। तो थायराइड ग्रंथि जो है वो श्वास नली के दोनों तरफ स्थित होती है, दोनों पालियां होती हैं, दोनों पालियां जो होती हैं वो एक इस्थमस नामक, देखो इस्थमस वापस से आया है, इस्थमस, वहां पर क्या आया था, इनफंडिब्यूलम, याद कर, वहां पर जो पीयूष ग्रंथि की डंडी थी उसका नाम क्या था, इनफंडिब्यूलम, और यहां पर क्या रहा है, इस्थमस। इस्थमस कहां पर, ये भी फैलोपियन नलिका में था, कौन, हाँ फेलो, माफ करना, संकीर्ण पथ जो था उसको हमने इस्थमस बोला था, इनफंडिब्यूलम को नहीं बोला था। इनफंडिब्यूलम को हमने हिंदी में क्या बोला था, कीपक, क्या बोला था, कीपक, हाँ कीपक बोला था, जिससे झाल और उंगली नुमा संरचनाएं निकल रही थी। चल, सो इनफंडिब्यूलम को हमने क्या बोला था, देखो याद करिए फैलोपियन नलिका के कौन कौन से भाग थे, इनफंडिब्यूलम था, एम्पुला था, इस्थमस था, है ना, और उससे कुछ उंगली नुमा संरचनाएं मिल रही थी। इनफंडिब्यूलम को हमने बोला कीपक, एम्पुला को हमने बोला था तुम्बिका, और इस्थमस को बोला था संकीर्ण पथ। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड फैलोपियन नलिका के मिल गए हैं। इस्थमस कौन है, ये वाला भाग जो है ये कौन है, इस्थमस है, जो वहां पर था। ठीक है, और इनफंडिब्यूलम वो जो पीयूष ग्रंथि में डंडी थी, इनफंडिब्यूलम कीपक के जैसी, वो वहां पर थी। ठीक है, डन। चल, अब बात आ रही है सर यहां तक तो चीज क्लियर है। अब हमने बोला प्रत्येक थायराइड ग्रंथि जो है, यानी थायराइड ग्रंथि की जो दो पालियां हैं, इन पालियों की जब हम आंतरिक संरचना देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं, पुटक दिखाई देते हैं, ग्रंथि पुटक, फॉलिकल्स बोलते हैं कुछ ऐसे। ये देख, इनको थायराइड फॉलिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायराइड फॉलिकल्स बोलते हैं, थायराइड फॉलिकल्स। आपको यहां पर शायद टीएफ दिख रहा होगा, थायराइड फॉलिकल्स, ये थायराइड फॉलिकल है, ये टीएफ दिख रहा है ना, ये थायराइड फॉलिकल है। ये खाली जगह है, खाली जगह है, ये खाली जगह है जो किससे घिरी हुई है, कोशिकाओं से। ये देखिए, ये कोशिकाएं इधर ये दिख रही हैं, ये कोशिकाएं हैं। डन, समझ में आया, फिर से बोलूं, फिर से देख, हमने थायराइड ग्रंथि को काटा, काटने के बाद उसका छोटा सा टुकड़ा लिया, माइक्रोस्कोप में देखा, हमें ऐसी संरचना दिखाई। ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, याद रखना। हमने देखा यहां पर ये खाली खाली जगह हैं जो चारों तरफ से स्तरित है, किससे, कोशिकाओं से। ये थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं, और ये थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं हार्मोन बना रही हैं, और वो हार्मोन यहां पर एकत्रित हो रहे हैं। दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक का नाम होता है T4 और एक का नाम होता है T3। जो पर्टिकुलरली T3 होता है इसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं। सर T4 T3 क्या है, देखिए यहां पर देख क्या लिखा हुआ है, दो हार्मोन है, एक है T4 और एक है T3। T4 T3 की फुल फॉर्म क्या है, ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 है टेट्रा आइडोथायरोनिन। अब आप बोलेंगे क्या, पर्टिकुलरली जो T3 है इसी का ही नाम है क्या, थायरोक्सिन। सॉरी, T4 जो है, माफ करना, T4 जो है उसका नाम है क्या, थायरोक्सिन। T3 का नहीं, T4 का नाम है क्या, थायरोक्सिन। देखो, टेट्राआइडोथायरोनिन अथवा थायरोक्सिन तथा ट्राई आइडोथायरोनिन। यानी फिर से देख ध्यान से सर, फिर से देख, ये है थायराइड ग्रंथि का काट। थायराइड ग्रंथि को जब हमने काटा, हमें अंदर दिखाई दी खाली खाली जगह, जिनको हमने बोला थायराइड फॉलिकल्स पुटक, और इनके बीच में भरण ऊतक था। भरण ऊतक यानी भरा पड़ा है क्या, कोशिकाओं का समूह। ये कोशिकाएं जो है ये किसकी है, थायराइड ग्रंथि की कोशिका। ओके सर, नॉर्मल, ठीक है। इन कोशिकाओं ने यहां पर
हार्मोन निकाला। दो तरीके के हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जिसमें आयोडीन के 4 अणु हैं, एक ऐसा जिसमें आयोडीन के 3 अणु हैं। जिसमें आयोडीन के 4 अणु हैं उसको मैं क्या बोलूंगा? टेट्रा आइडो, आइडो मतलब आयोडीन थायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, यानी ऐसा थायरोक्सिन जिसमें 3 अणु, जिसमें 4 अणु हैं किसके? आयोडीन के, और ट्राई आइडोथायरोनिन जिसमें 3 अणु हैं किसके? आपके आयोडीन के। यानी कहीं ना कहीं थायरोक्सिन जो था वो तो T4 था, T3 को नहीं बोलेंगे। T3 इज नॉट थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कौन सा होता है? जिसमें 4 अणु होते हैं किसके? किसके? आयोडीन के, उसको हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन बोलते हैं। याद रखना, T4 को हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन बोलते हैं, थायरोक्सिन। T3 को नहीं बोलते हैं। तो मेजर सबसे ज्यादा हार्मोन जो बनता है वो कौन सा बनता है बेटा? याद रखना, ज्यादातर कौन सा बनता है? T4 बनता है। T3 इतना नहीं बनता, और जो T3 बनता है ना वो भी बाद में बदल जाता है किसमें? T4 में। एक आयोडीन ऐड करने से ये T3 T4 में बदल जाता है। सो कहने वाली बात है कि जो मेजर हार्मोन जो बनेगा थायराइड ग्रंथि में वो कौन सा बनता है? T4 बनता है, थायरोक्सिन बनता है। इसीलिए बचपन से आप सुनते आ रहे हैं क्या? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कहां पर बनता है? थायराइड ग्रंथि में। तो थायराइड ग्रंथि में, पूरा बता रहा हूं ध्यान से सुनना, थायराइड ग्रंथि में ये क्या है? खाली जगह थायराइड के पुटक कहलाते हैं, फॉलिकल्स, जो चारों तरफ से घिरे पड़े किससे? ऊतक से। भरण ऊतक कहला रहा है, जिसमें कोशिकाएं मिल रही हैं। कोशिकाएं जो है आयोडीन का इस्तेमाल करके क्या बनाती हैं? 2 हार्मोन, एक है थायरोक्सिन जिसमें 4 आयोडीन होते हैं, और एक है ट्राई आइडोथायरोनिन जिसमें 3 आयोडीन के अणु होते हैं। ये T3 बाद में T4 में बदलता जाता है, तो बहुत ज्यादा बनता है कौन? यहां पर थायरोक्सिन। डन। चलिए सर, अब आगे। अब ये थायरोक्सिन करता क्या है? ये तो चीज समझ में आ गई है। अच्छा, एक और चीज, अगर ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं भाई साहब, थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए, आयोडीन नमक में होता है। बाकी आप जानते हैं नमक में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी या आयोडीन आपके शरीर के अंदर कम जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ये रोग हो जाता है। नाम सा आपने सभी ने सुना है, घेंगा सुना है, गोइटर सभी ने सुना है, घेंगा गोइटर। ये रोग जो है कौन सा बेटा जी? आपका गलगंड। क्या बोलते हैं इसको? गोइटर, गलगंड बोलते हैं। याद रखना, भूल ना जाना, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो ये गलगंड हो जाता है, गोइटर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? आयोडीन की कमी हो रही है। ठीक है, चलिए, ये तो सिंपल सी बात थी। अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, गर्भावस्था के समय, ध्यान से सुनना, गर्भावस्था के समय अवस्थम थायराइड के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि कम हो जाती है, इससे बच्चे की रुक जाती है। इसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं, या वामनता तथा मंद बुद्धि, त्वचा असामान्यता, मुख बधिरता आदि हो जाती है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? ठीक है, क्या बोलेंगे सर ये क्या है? आइए समझते हैं। देख, मैं हूं मान ले थायराइड ग्रंथि, ध्यान से सुनना, ये जो चीज जो लिखी है आपको मैं पूरा तरीके से समझाता हूं। मैं हूं मान लो एक थायराइड ग्रंथि हूं मैं, ठीक है, और मुझे क्या बनाना है? थायरोक्सिन बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि थायरोक्सिन आगे जाके बहुत सारे काम करने वाला, अभी काम देखेंगे उनका। मैं हूं थायराइड ग्रंथि, मुझे क्या चाहिए? बनाना है थायरोक्सिन, और बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? आयोडीन। आयोडीन मुझे कहां से मिल रहा है? थायराइड ग्रंथि को भोजन से मिल रहा है। जो भोजन मैंने खाया जिसमें नमक था उसमें आयोडीन था, उस आयोडीन को ये थायराइड ग्रंथि मेरे रक्त में से आयोडीन को निकालती है, एब्जॉर्ब करती है, आयोडीन अंदर जाता है, थायरोक्सिन बनता है, डन डना डन डन। ओके, अब इमेजिन कर, मैं हूं थायराइड ग्रंथि, मेरे अंदर आयोडीन नहीं आ रहा, रक्त में से नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी? मैं फैलूंगी और खींचने की कोशिश करूंगी। समझा क्या बोला? ये थायराइड ग्रंथि खींचने की कोशिश करेगी, निकालने की कोशिश करेगी। अब कोई चीज अगर निकालनी है तो फैलना पड़ेगा। हाँ सर, तो ये थायराइड ग्रंथि फैली, फूली, क्या? खींचने के लिए आयोडीन। जब आयोडीन नहीं मिल रहा था, तो इस कंडीशन को हमने बोला अवथायरॉइडता। क्या बोला? अवथायरॉइडता, हाइपोथायरॉइडिज्म, अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म, अवथायरॉइडता। क्या हो रहा था? कि कहीं ना कहीं थायरोक्सिन नहीं बन रहा था। इस कंडीशन में थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या हो गई?
फूल गए, खींचना था, और जब फूल गई तो ये वाली कंडीशन आ गई, कौन सी, गलगंड गोइटर बन गया ये देखो फूल गई है। तो मेरे ख्याल से ये वाली कहानी तो आपको समझ में आ गई यहां तक। अब बोल रहा है कि अगर कोई गर्भावस्था में कोई महिला है, गर्भ धारण कर रखा है, तो उसके अंदर क्या नहीं बन रहा, थायरॉक्सिन नहीं बन रहा। हाँ सर, उसको गोइटर हो रहा है। मैंने कहा हाँ। तो इस कंडीशन में उसका जो बच्चा है ना वो प्रभावित होएगा। उस बच्चे में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी बेटा, मंद बुद्धि हो जाएगी, है ना, और वृद्धि रुक जाएगी, कहीं ना कहीं त्वचा जो होगी वो नॉर्मल नहीं होएगी, कहीं ना कहीं वो बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। तो ये सारी कंडीशन हो जाएगी। इसको बोला जाता है क्रिटिनिज्म। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वृद्धि जब रुक जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। तो क्रिटिनिज्म उस बच्चे में हो रही है जो अपनी मम्मी के गर्भ में है, जिस मम्मी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं अगर ये कंडीशन एक वयस्क स्त्री के अंदर हो जाए जिसने गर्भ धारण नहीं कर रखा, तो उसकी जो मासिक चक्र है उस पर प्रभाव पड़ेगा। यानी मासिक चक्र को भी नियंत्रित करता है कौन, आपका थायराइड से निकला थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायराइड का अगर कैंसर वेंसर हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बेटा, कैंसर में कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। आप जानते हैं ना, कैंसर में कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। तो थायराइड का अगर कैंसर होएगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा निकलेगा, थायराइड अतिक्रियता हो जाएगी। नहीं आया समझ में? सोच, थायराइड में क्या हो गया, कैंसर। कैंसर में क्या होता है, कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती हैं। थायराइड के कैंसर में कोशिकाएं जल्दी जल्दी वृद्धि कर लेंगी। हाँ सर, गांठ बन जाएगी और थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा निकलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, थायराइड अतिक्रियता। भाई साहब, कोई चीज हद से ज्यादा बन जाए तो भी नुकसान, कम बने तो भी नुकसान, तो सामान्य मात्रा में चाहिए होगा ना। तो बहुत ज्यादा बन रहा है, बहुत ज्यादा बन रहा है तो इसका शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और कम बन रहा था तो आपने देखा ही है कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बेटा, घेंगा हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया, गलगंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं सर ये थायराइड हार्मोन कर क्या रहा था, इस थायराइड हार्मोन का कार्य क्या था। देखिए, थायराइड हार्मोन हमारे अंदर बीएमआर को रेगुलेट करता है। बीएमआर, आधारीय उपापचयी दर। क्या होता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। सर जी क्या होता है, मैंने बोला मैं भाग रहा हूं, भागने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। तो ऊर्जा की जो दर होती है, ऊर्जा निर्माण की दर जो होती है, जिस रेट से ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा निर्माण की दर या ऊर्जा खर्च करने की दर कह देता हूं, निर्माण नहीं, ऊर्जा खर्च करने की दर, ऊर्जा खर्च करने की दर जो होती है, निर्माण नहीं सॉरी, ऊर्जा खर्च करने की जो दर जो होती है उसको हम बोलते हैं बीएमआर। अब आप बोलेंगे क्या सर, देख तुमने खाना खाया, हाँ सर खाया। तुम्हारे खाने में ग्लूकोज या मतलब कार्बोहाइड्रेट थे, हाँ सर थे। वसा थी, हाँ थी। प्रोटीन था, हाँ था। कहां गया, कोशिकाओं में गया। ठीक है, क्या करोगे साहब, उसका तोड़ोगे। श्वसन में यही तो करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको हम तोड़ते हैं, ग्लूकोज को, है ना। कार्बोहाइड्रेट नहीं होते तो वसा को तोड़ते, वसा नहीं होते तो प्रोटीन को तोड़ते। किस लिए सर, ऊर्जा बनाने के लिए। ऊर्जा बन गई, बन गई, अब उस ऊर्जा को खर्च नहीं करेगा, करेगा ना। तो जिस दर से, जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से, जिस रेट से तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा बनी है उसको तुम खर्च करोगे, उस दर को, उस रेट को, उसको हम क्या बोलेंगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उपापचयी दर बोलेंगे, आधारीय उपापचयी दर बोलेंगे। ठीक है, और सिंपल भाषा में, और सिंपल भाषा में बोलूं, देख मैंने कहा मैं भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, बता मेरा बीएमआर बढ़ रहा है कि घट रहा है। सोच 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 सोच, मैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेरा बीएमआर बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो याद रखना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ऊर्जा के खर्च करने की दर बढ़ती है, यानी हमारा बीएमआर
बढ़ता है। अब जरा सोच, अगर मेरा बीएमआर बढ़ रहा है तो मेरा वेट बढ़ेगा कि कम होएगा? सोच। अरे कॉमन सेंस लगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा इसलिए करूंगा मेरा वेट बढ़ जाए? नहीं ना, तो मेरा वेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ में आ गया? तो याद रखना, जब बीएमआर बढ़ता है यानी ऊर्जा खर्च हो रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है तो पोषणीय पदार्थ यूज में आ रहे हैं, एकत्रित नहीं हो रहे हैं। अगर एकत्रित होंगे तो मोटापा नहीं आ जाए, सच है ना? तो कोई ना कहीं बीएमआर बढ़ता है तो वेट घटता है। वहीं इसका उल्टा कर दीजिए, अगर बीएमआर घटेगा, ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, आलसी है आदमी, वेट बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा ना। तो याद रखना, भूल ना जाइएगा, ये बीएमआर को नियंत्रित करता है कौन? थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन यानी थायरोक्सिन हार्मोन जो है, ये हमारा जो बीएमआर जो होता है उसको रेगुलेट करता है, यानी कहीं ना कहीं उपापचय करवाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, इन सब का उपापचय करवाने के लिए, इनका संश्लेषण और इनका विखंडन जो है वो करवाने में नियंत्रित करता है। साथ ही साथ हमारे आरबीसी का निर्माण करने में सहायता करता है कौन? थायरोक्सिन। साथ ही साथ बेटा जल और जो विद्युत अपघट होते हैं इनकी मात्रा को भी नियंत्रित करता है कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। तो जरा सोच, कितने सारे कार्य हो गए। मेजर मेजर कार्य याद रखना, बीएमआर को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, पहला। आरबीसी निर्माण को रेगुलेट कर रहा है, तीसरा इसी से रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनके उपापचय को नियंत्रित करता है, तभी तो बीएमआर रेगुलेट होएगा, है ना? और चौथा जल और मेरे दोस्त विद्युत अपघट जो होते हैं इनकी मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये कार्य है किसके? थायरोक्सिन के। डन। अब देखिए, हमारी थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन तो निकल रहा था, एक और हार्मोन निकलता है, इसका नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन। कौन सा होता है? थायरोकैल्सिटोनिन, या सिंपल इसको कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं, कैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन या सिंपल कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं, याद रखना। कौन सा? थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन बोलते हैं, कैल्सिटोनिन। अब ये कैल्सिटोनिन क्या करता है बेटा? हमारे रक्त में जो कैल्शियम होता है ना उसको निकालकर हमारी हड्डियों पर डालता है। क्या बोला मैंने? ये जो कैल्सिटोनिन जो होता है, यहां पर लिख दूं मैं आपको, यहां पर लिख देता हूं, हाँ। कैल्सिटोनिन जो होता है ये दूसरा हार्मोन है हमारी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला। ये हमारा रक्त है, रक्त नलिका है, हाँ सर रक्त है, इसके अंदर रक्त है, इस रक्त के अंदर कैल्शियम है, हाँ सर। कैल्शियम को निकालकर हड्डियों पर चढ़ाता है, हड्डियों पर डाल देता है। किसको? कैल्शियम को निकालकर रक्त में से हड्डियों पर डालता है। तो जरा सोचिए, क्या मैं बोल सकता हूं कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है कि बढ़ाता है? सोचो भाई, रक्त में से अगर तुम कैल्शियम निकाल निकाल कर हड्डियों पर डालते जाओगे तो रक्त में क्या कम हो जाएगा? कैल्शियम। तो ये कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। डन? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप बोलेंगे सर ऐसे तो क्या होएगा, हमारे रक्त में कैल्शियम कम होता जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो सर बढ़ाना भी तो पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, तो सर कौन रक्त में डालेगा? मैंने कहा अभी रुको, अभी बताते, लेकिन उससे पहले मेरे को एक और चीज बता दो। क्या मैं ये नहीं बोल सकता कैल्सिटोनिन हमारी हड्डियों को मजबूत करता है? सोच भाई, हड्डियां मजबूत कब होंगी? जब कैल्शियम एकत्रित होएगा, हड्डियां तभी तो मजबूत होंगी। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है? बनाता है कि नहीं करता? बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है ना? कैसा कर देता है? स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। सो ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई, ये चीज याद रखनी है बेटा। ये हमारा थायराइड ग्रंथि खत्म हुई है। अब इसी थायराइड ग्रंथि को जरा गौर से देखिए, थायराइड ग्रंथि, इसी थायराइड ग्रंथि पर जरा देख, ये देख 1 2 3 4 दिख रही है, छोटी छोटी 4 ग्रंथियां। ये है पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि पर ही क्या मिल रही है? पैराथायराइड ग्रंथि। ये कितनी है? 4। एक पाली पर, ये एक पाली थी, हाँ सर। ये दूसरी पाली है, हाँ सर। एक पाली पर
एक जोड़ी, दूसरी पाली पर दूसरी जोड़ी, टोटल 2 जोड़ी क्या मिल रही है आपकी पैराथायरॉइड ग्रंथि। ये देखो पैराथायरॉइड ग्रंथि कहां पर मिल रही है, एक पाली पर ये ऐसा लग रहा है बटन लगा दिए है ना, इस पर भी एक ये है, डन। ये है आपकी कौन, पैराथायरॉइड ग्रंथि। अब सर ये पैराथायरॉइड ग्रंथि कहां पर मिलती है, ये तो समझ में आ गया, कार्य क्या करती है ध्यान से सुनना बेटा। ये पैराथायरॉइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है जिसको हम पैरथ हार्मोन क्या बोलते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन या पैरथ हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन, पीटीएच या पैरथ हार्मोन या कॉलिप हार्मोन भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो कॉलिप हार्मोन जो है ये तो चलो समझ में आ गया, पैराथायरॉइड ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्रंथि है, इससे जो हार्मोन निकलेगा वो पैराथायरॉइड हार्मोन कहलाएगा। शॉर्ट में हमने थायराइड हटाकर क्या बोल दिया, पैरथ हार्मोन बोल दिया। कॉलिप क्यों बोला, क्योंकि जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी उसका नाम कॉलिप था भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। सो एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है, एक ही नाम है, ये अलग नाम नहीं है, एक ही नाम है। पैराथायरॉइड हार्मोन बोल दो, पैरथ हार्मोन बोल दो, कॉलिप हार्मोन बोल दो, एक ही चीज है। सर कर क्या रहे हैं मेरे दोस्त, मैंने अभी तुम्हें ये बताया था कि रक्त में से अगर कैल्शियम निकालकर अस्थियों पर डालते जा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, अस्थियां मजबूत हो रही है, लेकिन रक्त में तो कैल्शियम कम हो गया ना, तो रक्त में कैल्शियम डालना पड़ेगा ना, बैलेंस करना पड़ेगा भाई। तुम कैल्शियम निकालते जाओगे तो रक्त में तो कैल्शियम कम हो गया, उस हिसाब से तो कैल्शियम बचेगा ही नहीं फिर, है तो कैल्शियम डालना भी तो पड़ेगा। तो ये कैल्शियम को अंदर रक्त में बढ़ाने का काम कौन करती है, ये हार्मोन, ये पीटीएच जो होता है, ये हमारे रक्त नलिका में जहां पर क्या है, रक्त है, उसमें कैल्शियम को ऐड करता है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। याद रखना क्या करता है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कैल्शियम के स्तर का हमारे शरीर में समन्वय, कैल्शियम की मात्रा का हमारे शरीर में बैलेंस कौन करता है, तो 2 हार्मोन, एक वो जो इस ग्रंथि से निकलते हैं, कौन, कॉलिप या पैरथ हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम को डालते हैं, और एक यहां से निकलने वाला, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जिसका नाम है कैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम को निकालता है। एक कैल्शियम को निकाल रहा है, एक कैल्शियम को डाल रहा है, तो बैलेंस हो रहा है, खत्म, इतनी सी बात है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे करता है, ये हार्मोन कैसे रक्त में कैल्शियम डालता है, तो मेरे भाई आप दूध पीते हैं, हाँ सर पीते हैं, कुछ अंडा खाते हैं, कुछ मछली या ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें कैल्शियम होता है, बिल्कुल होता है ना। तो जरा सोच, तुमने भोजन खाया, उस भोजन में से कैल्शियम का अवशोषण करा के रक्त में डाल दिया, पहला तरीका है, पहला तरीका। देख ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब ये पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, ये हमने देख लिया, यही पढ़ा ना, पैराथ हार्मोन क्या कर रहा है, कैल्शियम के स्तर को बढ़ा रहा है, यही तो लिखा है मैंने। कैसे बढ़ा रहा है, ये क्या करता है, अस्थियों पर। अब देख ये एक अस्थि है जिस पर कैल्शियम डाला गया, ध्यान से सुनना, समझ में नहीं आता, ये कैल्शियम डाला गया, किसने डाला, सर कैल्सिटोनिन ने डाल दिया, ठीक है, अस्थियां स्ट्रांग हो रही है। लेकिन अगर कैल्सिटोनिन ने ज्यादा कैल्शियम डाल दिया, जितनी ज्यादा जरूरत थी नहीं, ज्यादा कैल्शियम अगर डाल दिया ज्यादा, तो क्या होगा, हमें यहां से कैल्शियम को निकालना पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कौन निकालेगा सर, यहां से एक्स्ट्रा कैल्शियम जो भरा पड़ा है उसको तोड़ा जाएगा, हड्डियों से निकाला जाएगा, और वो कार्य कौन करेगा, अस्थियों पर कार्य करके अस्थि अवशोषण यानी विखंडन करेगा और उससे कहीं ना कहीं कैल्शियम निकाल लेगा। देखिए क्या 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 लीला है, क्या लीला है, देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, कैल्सिटोनिन कैल्शियम डाल रहा है, अगर ज्यादा डाल दिया तो पीटीएच क्या करेगा, पीटीएच यहां से कैल्शियम निकाल लेगा। कह रहा बांगड़ू तुम कैल्शियम डालोगे, हम कैल्शियम तुम्हारा निकाल लेंगे। कैल्सिटोनिन ने कहा मैं कैल्शियम डालूंगा, मैं हड्डियों को मजबूत बनाऊंगा। कैल्सिटोनिन डालता जा रहा है, डालता जा रहा है,
पीटीएच ने कहा अरे रुक जा बे, इतना नहीं डालना, बहुत सारा डाल दिया तूने। तो कैल्सिटोनिन कहता है ठीक है भाई, तू निकाल ले इसमें से थोड़ा सा। तो पीटीएच ने जाकर यहां से विखंडन किया और कैल्शियम निकाल लिया। ये लो जी, कैल्शियम निकाल कर अब वो कैल्शियम कहां आ जाएगा, रक्त में आ गया। हो गया बराबर, हाँ सर हो गया। और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, व्रक जो होती है याद करो, व्रक नलिकाओं से आपको याद आ रहा है, समीपस्थ संवलित नलिका याद आ रही है, हमने पुनः अवशोषण किया था। सोचे समीपस्थ संवलित नलिका से हमने क्या कर लिया, कैल्शियम का पुनः अवशोषण कर लिया, दूसरे तरीके से निकाला। और जो हम भोजन खाएंगे उस पाचित भोजन में से भी कैल्शियम का क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। कौन, आपका पैरा थायराइड हार्मोन। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जरा सोचिए, क्या इसको हम अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन बोलेंगे? एक ऐसा हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन बोलेंगे, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन बोलेंगे, क्योंकि ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। और साथ साथ बेटा टीसीटी कौन, थायरोकैल्सिटोनिन, अभी बताया था, थायराइड ग्रंथि से निकला था। तो थायरोकैल्सिटोनिन या सिंपल कैल्सिटोनिन के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है, ये हम आपको बता चुके हैं। इसी के साथ हमारा ये पैराथायराइड ग्रंथि भी समाप्त हुई है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे जितनी हमने ग्रंथियां पढ़ी हैं। इनको ढंग से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, एक एक बिंदु आपको समझा दिया है, गौर से समझिएगा। अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का, पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट, पश्चे पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन इनमें से कौन सा है? पश्चे पीयूष ग्रंथि से इनमें से कौन सा हार्मोन निकला था? पहला ऑक्सीटोसिन, दूसरा वृद्धि हार्मोन, तीसरा पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, चौथा प्रोलैक्टिन। इनमें से कौन सा हार्मोन था जो पश्चे पीयूष ग्रंथि से निकला था? कर लिया। दूसरा प्रश्न, पिनियल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा था? पिनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकला था? वृद्धि, पुट्टिका प्रेरक, मेलाटोनिन, थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन पिनियल ग्रंथि से निकला था? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते हैं बेटा, यहां पर दो ही प्रश्न थे। पहला, पश्चे पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा था? देख, वृद्धि हार्मोन, पुट्टिका एफएसएच, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये तो सारे के सारे अग्र मस्तिष्क कह रहा हूं, अग्र पीयूष से निकले थे। पश्चे पीयूष से ये निकला था ऑक्सीटोसिन या ऑक्सीटोसिन और एडीएच या वेसोप्रेसिन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी आपका? ए, आंसर इज ऑक्सीटोसिन। दूसरा, पिनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकला था भाई साहब? कौन सा? मेलाटोनिन, जो दैनिक लय को बनाए रख रहा था, तापमान का भी नियंत्रण कर रहा था, याद करो, सोने उठने की क्रिया को नियंत्रित कर रहा था, स्त्रियों में मासिक चक्र को भी नियंत्रित कर रहा था। कौन सा? मेलाटोनिन। सो यहां तक आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर को एक आखिरी लेक्चर में जितनी भी ग्रंथियां बच गई हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, उनको पढ़ेंगे। एक लास्ट लेक्चर आएगा, मिलेंगे बेटा जी लास्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।